धारा 378 जो चोरी की है, इस धारा की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, जैसे जंगम संपत्ति, किसी के कब्जे में हो, सम्मति के बिना हो, बेईमानी पूर्वक आशय हो। अगर हम इन चारों शब्दों को समझ लें तो धारा 378 को समझने में आसानी रहती है। हम क्रमशः इन शब्दों को समझेंगे और कुछ कुछ उदाहरण लेकर भी चलेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको समझ सकें। सबसे पहले समझते हैं जंगम संपत्ति अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। जो संपत्ति चल है, जैसे कोई रुपए हुए, मोटरसाइकिल, कार, बस, जेवरात, कटा हुआ पेड़, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सब जंगम संपत्ति है। इन्हें साधारण भाषा में समझा जाए चलायमान अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके या जो चल सकता हो, जिसे कहीं भी ले जाया जा सके, यह जंगम संपत्ति होती है। जैसे पेड़ है, पेड़ अगर ज़मीन के लगा हुआ है तो जंगम संपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर किसी किसान ने मान लीजिए पेड़ काट कर खेत में रख रखा है तो आप भी जानते हो उसे रात को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, तब वह पेड़ जंगम संपत्ति हो जाता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन्हें भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये सब जंगम संपत्तियाँ हैं। इस जंगम संपत्ति के माध्यम से ही चोरी की परिभाषा बनती है। अब चोरी में दूसरा पॉइंट आता है कब्जे में हो, अर्थात जिस जंगम संपत्ति को हमने समझा वह जंगम संपत्ति किसी न किसी व्यक्ति के कब्जे में हो। कब्जे की कहीं पर भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं कही गई है, इसलिए इसे समझना पड़ेगा कि कब्जा किस तरह का माना जाए। जैसे कोई चीज़ होता है, जैसे पर्स हुआ, मोबाइल हुआ, ये हमारे हाथ में है अर्थात ये हमारे कब्जे में है। लेकिन अब गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, ट्रैक्टर वगैरह ये 24 घंटे हमारे हाथ में नहीं हो सकते, लेकिन इन पर हमारा नियंत्रण है, इसलिए यह भी कब्जे में मानी जाएगी। तो हमने 2 पॉइंट समझे, एक जंगम संपत्ति, चोरी के लिए जंगम संपत्ति का होना जरूरी है, और किसी न किसी व्यक्ति के कब्जे में होनी जरूरी है। अब तीसरा पॉइंट आता है सम्मति के बिना। सम्मति अर्थात कंसेंट के बिना। चोरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक जंगम संपत्ति को जो किसी व्यक्ति के कब्जे में है उसकी सम्मति यानी कंसेंट के बिना न ली जाए। अगर मान लीजिए किसी आदमी ने ये कहा कि भैया ये मेरा कुत्ता, ये भैंस, ये भेड़, बकरी, ट्रैक्टर, मेरा पर्स, मेरा मोबाइल तू ले जा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, तो उसने कंसेंट दे दी, तो ये चोरी में नहीं आता। तो चोरी में आने के लिए ज़रूरी है कि उसकी सम्मति नहीं होनी चाहिए, उसके कब्जे में भी होनी चाहिए, जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए, लेकिन उसकी सम्मति नहीं होनी चाहिए। सम्मति देते ही चोरी के अंदर नहीं माना जाता। अब चौथा पॉइंट आता है बेईमानी पूर्वक आशय। आशय कैसा होना चाहिए दोस्तों? आशय बेईमानी पूर्वक होना चाहिए। इसके हम 2 उदाहरण समझते हैं। जैसे आप किसी बस में सफ़र कर रहे हो, आपने बस के ऊपर केबिन में अपना बैग रखा। अब आप जब अपना स्टेशन आया, आप जल्दबाजी में उतर रहे हो और आपने अपना बैग उठाया, जबकि आपके बैग जैसा ही किसी दूसरे व्यक्ति का था, आपने गलती से उसे उठा लिया और आप चलने लग गए। अब आदमी पीछे से आके आपको पकड़ लेता है कि भाई मेरा बैग है ये, तो यहाँ आप चोरी के लिए दायी तो नहीं माने जाओगे क्योंकि आपका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं था। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए आप मंदिर आए, वहाँ खूब सारी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, आपने भी अपनी मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी कर दी। आप अंदर पूजा करने के लिए गए, इतने में घर से फ़ोन आता है कि जल्दी आओ कोई काम है। आप जल्दबाजी में आते हो, बाइक के चाबी लगाते हो और जल्दबाजी में, तो आपके समझ में नहीं आ रहा क्या काम है क्या काम है, तो आप बाइक लेकर घर आ जाते हो। पीछे पीछे एक व्यक्ति पुलिस को लेकर घर आ जाता है कि भाई तूने मेरी बाइक चोरी की है। तो यहाँ चोरी का मामला नहीं बनेगा क्योंकि आप जल्दबाजी में थे और पुरानी बाइकों में मोस्टली चाबियाँ लग जाती है और वो स्टार्ट हो जाती हैं। आपकी बाइक और उसकी बाइक सेम कंपनी की सी थी, आप घबराहट में समझ नहीं पाए, लेकिन आपका आशय बेईमानी का नहीं था। उस मोटरसाइकिल को उठाकर किसी कब्जे में से उसकी सम्मति के बिना घर ले जाने का आशय नहीं था, इसलिए ये चोरी में नहीं आएगा।
तो आपने इन चारों पॉइंटों में एक चीज़ समझी होगी कि बेईमानी पूर्वक आशय इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। हालांकि जब तक चारों पॉइंट नहीं होंगे तब तक धारा 378 में चोरी की परिभाषा कंप्लीट नहीं होगी। मैं समझता हूँ धारा 378 के अंतर्गत चोरी की परिभाषा को आपने कुछ समझा होगा। इन्हें गहराई से समझने के लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें कोई चोरी की घटना हो तो बार बार याद कीजिए, क्या वह जंगम संपत्ति थी, क्या किसी के कब्जे में से थी, क्या सम्मति के बिना थी, क्या आशय बेईमानी पूर्वक था। इस तरह से जैसे जैसे अभ्यास करते जाओगे वैसे वैसे ये धाराएं इतनी कंठस्थ हो जाएगी कि अगर इनकी परिभाषा लिखनी होगी तो आपके बहुत ईजी लगेगा। और दूसरा काम ये कीजिए कि आप अपना एक ग्रुप बनाइए और उसमें डिस्कशन कीजिए। जब आपस में बातचीत की जाती है, वाद विवाद किया जाता है, तब वह चीज़ ज़्यादा माइंड में बैठती है। आशा करता हूँ आपको मैं कुछ समझा पाया हूँगा। धन्यवाद।